वेलकम गाइज। अभी हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको अभी के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ते हो अगर तो ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से ही कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सलरेटेड मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो एक तो सीधा लाइन में चल रहा है और साथ ही साथ उसमें एक्सलरेशन भी हो रहा है। तो बताइए कि इस बात के मद्देनजर इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि सत्य नहीं है। ठीक है, करेक्ट नहीं है। चलिए हम लोग बात को समझते हैं। अगर पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे अपना थोड़ा सा इसको रिकॉल कर ले जो नॉलेज में है हमारे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास एक्सलरेशन है तो एक्सलरेशन होने का अर्थ ये होता है या तो यानी कि उसका क्या हो रहा होगा, वेलोसिटी बदल रहा होगा। यानी कि जो उसका वेलोसिटी होगा वो तो हमारा वो चेंज करेगा। एक्सलरेशन होने का मतलब वेलोसिटी चेंज करना। वेलोसिटी में दो चीज होता है, एक होता है स्पीड और एक होता है क्या, डायरेक्शन। ठीक। अब चूंकि ये सीधा लाइन में चल रहा है तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन इसका बदल नहीं रहा है, नॉट चेंजिंग। ये नॉट चेंजिंग, तो इसका मतलब यही हुआ कि एक्सलरेशन हो रहा है और सीधा लाइन में चल रहा है, इसका मतलब यही बदल रहा है, इसका मतलब ये चेंज कर रहा है। इतना कॉन्सेप्ट को हम लोग दिमाग में रिकॉल कर लिए। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग। हाँ, ये तो बात सही है, स्पीड चेंज कर रहा है, ये तो बात सत्य है। लेकिन हमको क्या ढूंढना है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो स्पीड चेंजिंग ये तो सत्य बात है, तो सत्य बात हमारा आंसर थोड़ी होगा। जो नॉट करेक्ट है, जो गलत है, वो आंसर होगा। तो इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, हाँ ये भी सत्य बात है, वेलोसिटी तो बदलेगा ही। यह दोनों तो सत्य बात है, इसलिए यह आंसर नहीं हुआ। नॉट करेक्ट को फाइंड करना है। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ये डाउटेबल पॉइंट है। थोड़ा अगला भी पढ़ लेते हैं। ये तो आंसर अपना होगा नहीं क्योंकि ये दोनों करेक्ट है, इसीलिए इस पे देख लेते हैं। अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, सही बात है। एक्सलरेशन का मतलब ही होता है कौन, फोर्स काम कर रहा है, यानी कि ये भी तो अपने आप में सत्य है, इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। ठीक है, ये भी सत्य है, सत्य है, सत्य है, करेक्ट है ये सब, इसलिए आंसर नहीं हुआ। ये वाला जो चीज है इसमें एक बात थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। ये इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा अर्थ से दूर जाएगा तभी एक्सलरेशन होगा। अगर अर्थ है, अर्थ से ऑब्जेक्ट को हम दूर भेज रहे हैं तब तो एक्सलरेशन है ही, इसमें सीधा लाइन में चल रहा है, नीचे की तरफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है भाई। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे छोड़ देंगे तब वो अर्थ के तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, सीधा लाइन में गिर रहा है ना, फिर भी तो एक्सलरेशन है ना उसमें, क्या। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जब पृथ्वी से दूर जाएगा सिर्फ उसी स्थिति में ऐसा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हमेशा जब भी अगर सीधा लाइन में चल रहा है, एक्सलरेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वस्तु ऑब्जेक्ट से, ये अर्थ से दूर ही जा रहा होगा, नहीं। जब ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के तरफ आ रहा होगा, ऐसी भी स्थिति में सीधा लाइन में चल रहा है, एक्सलरेशन भी है ना, तो पास आए चाहे दूर आए, अर्थ से दोनों स्थिति में एक्सलरेशन काम कर रहा होता है और सीधा स्थिति चल रहा होता है। ऊपर फेंक दिए, अर्थ से दूर जा रहा है तब भी सीधा लाइन में जा रहा है, फिर भी एक्सलरेशन काम कर रहा है। जब वापस आ रहा है तब भी तो सीधा लाइन में आ रहा है और एक्सलरेशन काम कर रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। ये हमेशा ऐसी स्थिति में जब एक्सलरेशन हो, सीधा लाइन में चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अर्थ से दूर जा रहा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ऐसे नॉर्मल भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट को लेकर के जा सकते हैं, है ना। तो यही हमारा है जो कि फॉल्टर है, इसलिए आंसर हमारा ये हो जाएगा। ये आंसर जो है, आंसर हमारा क्या हो गया, सी नंबर, ठीक है। क्योंकि नॉट करेक्ट वाले को हमने फाइंड कर लिया, यही है नॉट करेक्ट, इसलिए आंसर क्या हुआ अपना, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे देंगे, ठीक है। या फिर हमारा वेबसाइट जो है www.physicsbyamunwa.com, यहाँ से नोट्स वगैरह सब कुछ आप फाइंड कर सकते हो। चलिए, ठीक है। 9, 10, 11, 12 सबका
आगे क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन जो होता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या बोलते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट है, ये जब इसको टकराएगा तो क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे काम करता है, यानी सेम मतलब एक ही बॉडी के ऊपर काम करता है, नहीं ये तो गलत बात है भैया। इसमें अब हमको नॉट करेक्ट नहीं, इसमें हमको अब करेक्ट चीज़ को फाइंड करना है। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये तो सत्य बात है। एक्शन और रिएक्शन जो है वो अलग अलग बॉडी पे काम करता है और उल्टा दिशा में, ये इसके ऊपर एक्शन लगाएगा, ये इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा, डिफरेंट बॉडी पे काम करता है और उल्टा डायरेक्शन में काम करते हैं, तो सत्य बात है। हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, नहीं डायरेक्शन तो उल्टा होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ये जितना इस पे लगाएगा ये उतना ही उस पे लगाएगा, मान तो बराबर रहेगा लेकिन दिशा उल्टा रहेगा, सेम डायरेक्शन थोड़ी होगा, ये तो गलत बात है। ठीक है, एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, नॉर्मल तो रहता ही है लेकिन आइदर मतलब किसी एक बॉडी पे लगता है, किसी एक पे नहीं, ऐसा बात नहीं है, हमेशा काम करेगा डिफरेंट बॉडी पे, दोनों अलग अलग बॉडी पे उल्टा दिशा में, यही है सत्य आंसर, यानी आंसर हो गया इसका क्या, आंसर इसका क्या हो गया, बी नंबर, करेक्ट फाइंड करना था। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। एक गोलकीपर है, क्या कहते हैं फुटबॉल का गेम में, उसमें क्या कहते हैं पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस एनेबल्स द गोलकीपर टू क्या, जैसे मान लिया जाए अगर कोई फुटबॉल खेलते समय अगर कोई फुटबॉल को मारा तो गोली जो होता है वो क्या कर रहा है, फुटबॉल को ऐसे पकड़ा और जैसे ही उसके हाथ में फुटबॉल आता है तो वो थोड़ा हाथ को पीछे करता है। ठीक है, और हाथ को जब पीछे कर लेता है ऐसे बॉल को लेकर के, या कैच भी पकड़ते हो बॉल को क्रिकेट में भी, तो बॉल आया हाथ में ऐसे करके थोड़ा पीछे करते हैं हम लोग। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा करने से एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन दी बॉल, नहीं 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 नहीं, ऐसा काम तो नहीं है बॉल पे, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड, सही बात है, बॉल के द्वारा हाथ में लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाता है, सही बात है। अगर मान लिया कोई बॉल आया उसको डायरेक्ट ऐसे तुम पकड़ोगे तो हाथ पे तो चोट लगेगा ना बाबू, हाँ, अगर लेकिन वही अगर बॉल आ रहा है पकड़े उसका तो पीछे लेकर के जाते थोड़ा कम चोट लगता है। उससे होता क्या है ना कि जैसे ही बॉल आकर के टकराया हाथ से, तो टकराने के बाद ना तो उसका ना मोमेंटम में चेंज आता है ना, मोमेंटम जैसे जितना मोमेंटम आया से आ रहा था, मास इंटू वेलोसिटी, जो बॉल का मास होगा या फुटबॉल का जो मास होगा वो इंटू उसका वेलोसिटी, वो मोमेंटम, ठीक है। और उसके बाद वो जब इससे टकराया तो टकराने के बाद धीरे धीरे जितना टाइम तक हम इसको आगे पीछे लेकर के जा रहेंगे उसके साथ साथ स्लो डाउन करेंगे, यानी कि मोमेंटम अगर ऐसे पकड़े हुए रहेंगे, डायरेक्ट बॉल आके हाथ में लगेगा और तुरंत रुक गया, जैसे टकराया तुरंत रुक गया, इसका मतलब मोमेंटम तुरंत जीरो हो गया, मोमेंटम जो भी एम भी होगा उससे डायरेक्ट तुरंत जीरो हो गया, तो मोमेंटम तुरंत जीरो, इसका मतलब टाइम कम लग गया। तो हमको पता है न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स बराबर होता है मोमेंटम बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो टाइम मेरा एकदम जीरो जैसा हो गया, मोमेंटम एम भी है, ठीक है, तो इतना बटे जीरो, फोर्स तो ज़्यादा हो गया ना, यानी कि अगर मोमेंटम या तो मान लो कि जीरो तो पूरा जीरो तो नहीं, आते के साथ सटते के साथ तुरंत नहीं, मान लिया जाए बहुत कम, यानी कि टाइम जितना कम लगेगा, ये मान लिया जाए टाइम जितना कम लगेगा तो फोर्स तो उतना ज़्यादा होगा ना। तो अगर हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आता है ना हाथ में उसका इतना टाइम को थोड़ा बढ़ाते हैं, मोमेंटम को चेंज होने में थोड़ा सा टाइम देते हैं, ऐसा होने से क्या हो जाता है, ठीक है, क्या होता है कि टाइम को बढ़ाने से फोर्स मेरा थोड़ा घट जाता है। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसी को कहते हैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डिक्रीज करता है, यानी कि फोर्स घटता है। यहाँ पे आप देखिए हम लोग रिड्यूस करते हैं किसको, फोर्स को, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड, बॉल के द्वारा हाथ पर लगने वाले इसको कम करते हैं, और साथ क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी बात सही है, यानी इसका आंसर जो है वो आंसर हमारा बी कॉमा डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये डी पी बाई डी टी या पी बाई टी सॉरी ना, मोमेंटम बाय टाइम, ये जो है ना टाइम बढ़ेगा तो पी बाई टी मेरा छोटा होता जाएगा ना, इसी को करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, ये एक्चुअल में ये डेल्टा पी है ना बाय डेल्टा टी है ना, पी एफ माइनस पी आई बाई टी एफ माइनस टी आई ना, तो ये टाइम मेरा जितना नीचे का बढ़ेगा ना, जितना समय ज़्यादा लगेगा मोमेंटम को चेंज होने में, मोमेंटम बदलाव का दर उतना ज़्यादा घटेगा,
ये घटने का मतलब फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स ना, तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटता है यानी कि फोर्स घटता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम तक लगाते हैं। थ्योरी के टाइम में ये सब पढ़ाते होंगे टीचर आप लोगों को ना। हमारा भी वन शॉट आप इस चैप्टर का देख सकते हो, क्लास 9 ग्रेविटेशन, सॉरी क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, या क्लास 9 चैप्टर 9 साइंस वन शॉट बाय एमनवर्ड। डिस्क्रिप्शन वगैरह में कमेंट सेक्शन में भी हम दे देंगे वन शॉट उसका, वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, ये सब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट, क्या जिस अवस्था में उसी में रहने का कोशिश करता है ना टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, इनर्शिया का काम क्या है कि वो विरोध करे किसी भी प्रकार के उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें चेंज होने से। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वैसे ही रहे, उसको मेंटेन करके रखे। अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहे। ठीक है, उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज होने से रेसिस्ट करता है, रोकता है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है ना इनर्शिया जो है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द क्या ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये हम लोग फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं ना। ये स्पीड बढ़ाने या घटाने का काम नहीं है इसका इनर्शिया का ना, तो ये सब चीज़ें ये ना स्टेट ऑफ मोशन को रेसिस्ट करता है चेंज करने से ना, इनर्शिया ना स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने का कोशिश करता है, फर्स्ट लॉ। अच्छा आगे, एक पैसेंजर है मूविंग ऑन ट्रेन टॉसेस अ क्वाइन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर ट्रेन चल रहा है, ट्रेन में एक क्वाइन को ऐसे करके उछाले तो ऊपर गया सिक्का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो सिक्का मेरे हाथ में आने के बजाय क्या हो रहा है, फॉल्स बिहाइंड हिम, यानी कि सिक्का जो है उसको जैसे उछाले, ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, उसका जैसे ही ऐसे करके उछाले तो उछालने के बाद क्या हुआ ना, सिक्का हमारे हाथ में, उछालने के बाद हाथ में आने के बजाय सिक्का हमारे पीछे आके गिर गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा आगे, यही बात है ना। क्या ट्रेन यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी से चल रहा होता तो क्या हो रहा होता, जैसे सिक्का अगर क्या बोलते उछाले, तो अगर मान लिया जाए अगर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेन चलता तो मान लिया जाए 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो सिक्का भी 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो जब उछाले तो ये सिक्का का भी रफ्तार 100, ट्रेन का भी 100, तो उछल के सीधा हाथ में आना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर गया वहाँ के बाद, ठीक है, तब क्या होगा, तब एक्सेलरेट करने के बाद जैसे अगर सिक्का जैसे छूटा तो सिक्का जब हवा में आ गया तो अब उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ट्रेन तो है इंजन से जुड़ा हुआ, वो आगे एक्सेलरेट कर गया। अगर जैसे मान लिया जाए ये चीज़ है ऐसे करके चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा ये एक्सेलरेट कर गया तो ये क्या होगा, पीछे गिरेगा। एक्सेलरेट करने का मतलब ट्रेन आगे और फोर्स लगा दिया। जब सिक्का हाथ से ट्रेन से अलग हो गया उसके बाद ये जितना देर तक हवा में है उतना देर तक ट्रेन जो है वो आगे की ओर एक्सेलरेट किया, इसलिए ये वापस कहाँ, पीछे की तरफ गिरता है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये ट्रेन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, आप खुद कल्पना करके देखो, आप बैठे हुए हैं सब कुछ ठीक है, ऐसे उछाले, ट्रेन आगे झटका मारा अगर तेजी से ना, फोर्स लगा अगर ज़्यादा तेजी अगर लगाएगा तो थोड़ा सा ट्रेन आगे बढ़ जाएगा, सिक्का कोशिश तो करेगा कि वहाँ का वहीं गिरे, लेकिन तब तक में ट्रेन आगे थोड़ा सा निकल गया, एक्सेलरेट कर गया। लेकिन अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता तब सिक्का आप उछालते तो उछाल के सीधा हाथ में ही गिरता। ये सब बात कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, ए नंबर। ट्रेन यहाँ पे जरूर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसीलिए उछाला गया सिक्का, पीछे आकर के गिरा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। एक फ्रिक्शनलेस टेबल है, उसके ऊपर क्या होती है, टेबल इस तरफ स्लाइड कर रहा है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड से। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज, सेम वेलोसिटी से इसको आगे की ओर चलाते रहने के लिए, यानी कि इसके रफ्तार को 4 मीटर पर सेकेंड से मेंटेन करने के लिए हमको कितना फोर्स लगाने की जरूरत है।
भैया हम तो कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, अगर ये फ्रिक्शनलेस टेबल है और एक बार 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो चलता रहेगा 4 मीटर पर सेकंड से, वो रुकने का कोशिश करेगा तब ना हमको उस रफ्तार को मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन वाला टेबल होता तब हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ता इसके रफ्तार को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन वाला टेबल रहेगा और तब उस पर जब चलेगा तो धीरे 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 इसका रफ्तार डाउन होने का कोशिश करेगा, इसका स्पीड कम होने का कोशिश करेगा, तब हम फ्रिक्शन की वजह से, तब हमको ना एक्सटर्नल फोर्स लगा करके रफ्तार को मेंटेन करने की जरूरत है। लेकिन ये तो फ्रिक्शनलेस है, यानी मान लो अंतरिक्ष है, फ्रिक्शनलेस टेबल पर किसी चीज को ऑब्जेक्ट को रख के ऐसे स्लाइड कर दिए, एयर रेसिस्टेंस सबको तो नेग्लेक्ट करके ना हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना। जैसे मान लिया जाए अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसको आपको 4 मीटर पर सेकंड से उसका रफ्तार बनाए रखने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। अगर वो चल रहा है 400 तो चलता रहेगा बिना कोई फोर्स, उसको कुछ कोई सपोर्ट का जरूरत नहीं है। सेम उसी तरीके से फ्रिक्शनलेस टेबल पर कोई उसका विरोध करने वाला नहीं है, एयर रेसिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट करके बातचीत हो रही है यहाँ पे। फ्रिक्शनलेस टेबल पर 4 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, हमको कुछ उसको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ हमको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो चलता रहेगा इसका ना। अगर फ्रिक्शन वाला होता तब ना भाई रुकने का कोशिश करता, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको 4 का रफ्तार मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी ना। ये तो फ्रिक्शनलेस है, इसलिए हमको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है रफ्तार को मेंटेन करने की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। रॉकेट जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है सभी जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना, रॉकेट है जब आगे जाता है तो एग्जॉस्ट पीछे जब बाहर निकालता है ना, तो इधर का वेलोसिटी इधर और वो ना, जैसे बंदूक वाला, बंदूक जब गोली फायर करते हैं तो उसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, बंदूक का मोमेंटम पीछे और गोली का मोमेंटम आगे बराबर रहता है ना। रॉकेट भी उसी तरीके से मोमेंटम पीछे आगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये काम करता है। m1v1 प्लस m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह में आपने पढ़ा होगा, सभी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अच्छा, एक वाटर टैंकर है, भरा हुआ है 2/3 हिस्सा उसका। ठीक है, 2/3 हिस्सा कहने का मतलब अगर 3 हिस्सा उसका किया जाए तो उसमें से 2 हिस्सा, अगर मान लिया जाए 1 हिस्सा 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, तो 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा भरा हुआ है। ठीक है, यही चीज़ का मतलब होता है। तो 2/3 हिस्सा भरा हुआ है और तो अगर मान लिया जाए और वो टैंकर फील्ड हाइट ऑफ इतना मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, टैंकर में पानी भर लिए है। ठीक है, और उस पानी को घर में का बाल्टी ले लेना या ग्लास में ले लेना पानी, उसके बाद क्या करना, उसको ऐसे लेकर के चलना। ठीक है, अचानक से ब्रेक मार देना, मतलब ऐसे लेकर के जा रहे हैं, रोकेंगे तो क्या होगा, पानी थोड़ा सा आगे जाने का कोशिश करेगा ना, क्योंकि हम लोग तो ग्लास वगैरह जो बर्तन है उस बर्तन को तो रोक दिए, सडनली रोक दिए, लेकिन जो पानी था उसका जो मॉलिक्यूल सब था वो सब क्या होगा, थोड़ा सा आगे स्लाइड करेगा ना, किधर फॉरवर्ड करेगा, मूव फॉरवर्ड करेगा। जब रोकेंगे तो टैंक को रोकेंगे तो वो पानी जो है वो सब आगे की तरफ जाएगा, है कि नहीं। आंसर इसका कौन सा, बी नंबर। ये क्यों होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। वाटर जो है मोशन में ही रहने का कोशिश कर रहा है, हम लोग जबकि उसका टैंक को रोक दिए, लेकिन फिर भी वाटर जो है अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करेगा, इसी वजह से थोड़ा आगे छलक जाएगा आगे की तरफ, है कि नहीं। तो चलिए, इस प्रकार इतना ही क्वेश्चन था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक अगर आप लोग उसका नाम सुने होंगे, देखे होंगे, आप लोग गूगल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो बुक, नहीं तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक वगैरह दे देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारा वेबसाइट www.physicsbymm.com, इसको विजिट कीजिए। क्लास 9, 10, 11, 12 सब का आपको पीडीएफ नोट फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर वगैरह सब कुछ, और साथ ही साथ हमारे चैनल से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर करना है। ये सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह है। डेफिनेटली अगर किसी एग्जाम में आपका अगर ऑब्जेक्टिव पूछना होगा 9th के बेसिस पर, तो यहाँ से क्वेश्चन होना चाहिए। गुड लक।